हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त के अंदर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ अ केस इन केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन, और इन अदर वर्ड्स एक्सप्लोरिंग टाइप्स ऑफ केसेस इन केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन। तो आइए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज केस। केस है क्या? जब हम केस स्टडी रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो फिर हम शुरू करते हैं कि हम केस किसे कहते हैं या केस क्या होता है सबसे पहले। तो ये देखें जी, स्टेक 1995 observes case study research is concerned with the complexity and particular nature of the case in question। या दूसरे लफ्जों में स्टेक ये कहना चाहते हैं कि जो केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन है या जो केस स्टडी रिसर्च है वो केस के गिर्द जो है वो घूमती है। इन अदर वर्ड्स, मैंने इसको ज़रा हाईलाइट किया है। अ केस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनालिसिस। दूसरे लफ्ज़ों में जो हम स्टडी करते हैं केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करके या केस स्टडी रिसर्च के अंदर, वो कोई ना कोई केस होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। आगे जाके मैं इसकी मजीद वजाहत करता हूँ कि केस क्या होता है। और दूसरे लफ्ज़ों में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है जी वो केस होता है। In case study designs, it is the unit that we seek to understand as a whole। तो केस जो है वो एक यूनिट होता है जिसको हम इज्तिमाई तौर पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। द यूनिट ऑफ एनालिसिस may be a person about whom we are trying to build up an understanding that is informed by the context in which the whole case exists। अब इंडिविजुअल ये है कि अगर आप फर्ज करें कोई केस स्टडी कर रहे हैं और किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखना चाह रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल के गिर्द पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी घूमती है, और वो जिस शख्स के बारे में आप लिखते हैं वो एक केस है। ठीक है, इसका ये मतलब है। बट केस स्टडीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल्स, लेकिन केस स्टडीज अफराद के बारे में नहीं होती। वी कैन सिलेक्ट मैनी अदर टाइप ऑफ केसेस यूनिट ऑफ एनालिसिस। यानी केस को दूसरे लफ्जों में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे है केस स्टडी डिजाइन के अंदर, वो केस है। अब ये समझ लें, यूनिट ऑफ एनालिसिस जो होगा वो केस होगा। तो अ मैरिज, एक मैरिज जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है, एक फैमिली यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है, एक हाउस होल्ड जो है दैट मे सर्व एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस। सो यूनिट ऑफ एनालिसिस कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इंडिविजुअल, इट कुड बी अ मैरिज, इट कुड बी अ फैमिली, इट कुड बी अ हाउस होल्ड, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये देखिए मैंने कुछ और जो है केसेस लिखे हैं। प्लेसेस सच एज ए ब्लॉक ऑफ हाउसेज दैट कुड बी द केस, अ रेजिडेंशियल कम्युनिटी जैसे मॉडल टाउन है, जैसे रेलवे रोड है, जैसे डिफेंस है, दैट कुड बी एज ए दैट कुड बी ट्रीटेड एज ए केस। अ रिलीजन, रीजन, यानी कोई इलाके जैसे आप देखें बड़े जितने बड़े आजम है दुनिया के अंदर, दे कुड बी एज ए केस। इसी तरह जो साउथ एशिया उसके अंदर कोई कंट्री जो है, कोई ख़ास रीजन जो है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर सदरन पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, दीज आर द रीजन्स। और ए कंट्री कैन सर्व एज ए केस, पाकिस्तान कुड बी द केस, इंडिया कुड बी द केस, बांग्लादेश कुड बी द केस, चाइना could be case, Canada could be case, it could be anything. Or as an organization such as business, so Amazon could be a case, Google could be a case, a school, any school could be a case, a government, a department, health department, education department, interior ministry is treated as a department, so it could be a case as well। And as a union, कोई labor union जो है वो भी case हो सकती है। So the list goes on, case could be anything which we want to study। जब हम देखें a case might be an event such as a divorce rather than the person who divorces। this is an interesting thing कि अब देखें डिवोर्स जो है वो एक इवेंट है। अगर हम डिवोर्स को स्टडी करते हैं तो हम उस शख्स को नहीं स्टडी करेंगे जो डिवोर्स देता है, बल्कि डिवोर्स को एज ए फिनोमिनन, एज ए केस, एज ए इवेंट स्टडी करेंगे। ऑल्टरनेटिवली, यानी अगर इसके मुतबादल को देखें, डिसीजन इज या डिसीजन अबाउट डाउन साइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन माइट बी द यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर द केस स्टडी। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कुछ अगर मुलाजमीन को फारिग कर देती है डाउन साइजिंग के नतीजे में, तो अब डाउन साइजिंग को हम नहीं स्टडी करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि डाउन साइजिंग का जो डिसीजन लिया गया है हम उसको स्टडी करेंगे। द केस स्टडी कुड इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन एज ए होल, के जो फैसला लिया गया है वो उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे फैसला लिया गया है, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सो द केस इज स्टडी लाइक दिस। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जी, केसेस कितनी तरह के होते हैं। अगर हम केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन को देखें तो उसके अंदर केसेस कितनी तरह के होते हैं। फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द इश्यूज ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, इट इज़ यूजफुल टू कंसीडर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस।
that is sometimes made by the writers. तो एक डिस्टिंक्शन है कि केसेस कितनी तरह के होते हैं, राइटर्स ये डिस्टिंक्शन करते हैं. In 2009 distinguishes 5 types of cases. तो जिन जो है जो कि अथॉरिटी है, मैंने अपने पहले भी केस स्टडी जो रिसर्च डिजाइन पे लेक्चर तो उसमें कहा था कि जिन, इसका पूरा नाम रॉबर्ट जिन है, तो लास्ट नेम है जिन, इज कंसीडर्ड एन अथॉरिटी ऑन केस स्टडी रिसर्च डिजाइन. तो ये 5 तरह के केसेस की बात करते हैं. तो आज का ये जो लेक्चर है ये उन्हीं पांच पांच किस्म के जो केसेस हैं उनके गिर्द घूमते हैं. पहला जो केस है उसे क्रिटिकल केस कहते हैं. When the researcher has a well developed theory and a case is chosen on the grounds that it will allow a better understanding of the circumstances in which the hypothesis will and will not hold. तो जब रिसर्चर किसी थेरी ओरिएंटेड रिसर्च करता है, कोई केस स्टडी करता है और जिसमें वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कि हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट होता है या सपोर्ट नहीं होता. तो विल और विल नॉट होल्ड का मतलब है कि हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट होता है या नहीं होता. तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है जी, द स्टडी बाय फेस्टिंगर एट ऑल. फेस्टिंगर और उसके कोलीग्स की 1956 की जो स्टडी है ऑफ रिलीजियस कल्ट हुज मेंबर बिलीव दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वाज अबाउट टू हैपन इज एन एग्जांपल. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल और क्रिटिकल केस है. यानी इसमें एक रिलीजियस मकतबा फिक्र है जिसने कहा कि दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है और उन्होंने एक डेट भी दे दी. द फैक्ट दैट द इवेंट डिड नॉट हैपन बाय द अपॉइंटेड डे allowed the researcher to test the author's propositions about how people respond to disillusioned expectations. तो रिसर्चर्स ने जब उन्होंने जो डेट इस रिलीजियस कल्ट ने दी कि दुनिया किस दिन खत्म हो जाएगी, जब उस दिन दुनिया को कुछ नहीं हुआ, दुनिया वैसे की वैसे चल रही है, तो रिसर्चर्स ने ऑथर्स की इस प्रपोजिशन को टेस्ट करने के लिए कि लोगों ने इस डिसल्यूशन एक्सपेक्टेशंस को कैसे रिस्पॉन्ड किया, इस केस को स्टडी किया. तो ये चूंकि एक क्रिटिकल केस है, ऐसे केस बहुत कम होते हैं, तो दैट्स वाई इस केस को जो है हम क्रिटिकल केस कहते हैं. ये जो द एंड ऑफ द वर्ल्ड that was treated as a critical case by the Festinger et al. 1956. Then the second kind of cases जो होती है वो extreme और unique case होते हैं जी. The unique or extreme case is as in 2009 observes a common focus in clinical studies. बाज़ कुछ extreme, यानी कोई अगर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड पर्सन है तो एक्सट्रीम केस होगा, या कोई और कोई यूनिक इंसान है तो उसके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको हम यूनिक केस के तौर पे स्टडी करेंगे. ये एक स्टडी है जी, मीड्स की स्टडी है 1928 की. वेल नोन स्टडी ऑफ ग्रोइंग अप इन Samoa seems to have been motivated by her belief that the country represented a unique case. She argued that unlike most of the other societies, Samovian youth do not suffer a period of anxiety and stress in adolescent. यानी ये केस यूनिक और एक्सट्रीम इसलिए था कि उन्होंने देखा कि समोवियन जो यूथ है वो एडोलिसेंट के अंदर बाकी जो दुनिया की डिफरेंट ममालिक की यूथ हैं उनके बरक्स ये जो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार नहीं होते हैं. The factors associated with this relatively trouble-free period in their lives were of interest to her, since they might contain lessons for the Western youth. तो इस तरह जो है वो जब ये फाइंडिंग्स आएंगी एक केस स्टडी के नतीजे में ये समोवियन यूथ के, तो बाकी जो यूरोपियन यूथ है यहाँ पे जो बच्चे जब एडोलेसेंस से निकल रहे होते हैं या जो एडोलेसेंस में होते हैं तो वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करते हैं. तो अगर ये यूथ नहीं करती तो बाकी यूथ के लिए ये एक लेसन हो सकता है, एक केस स्टडी हो सकती है. इसी तरह मैं एक और आपको बताता हूँ एक्सट्रीम और यूनिक केस स्टडी. यानी पाकिस्तान बिकेम एन एटॉमिक पावर. तो पाकिस्तान एक यूनिक केस है दुनिया के अंदर कि जिस मुल्क के बारे में ये कहा जाता था कि ये मुल्क जो है वो एक नीडल भी नहीं बना सकता, एक सुई भी नहीं बना सकता, वो मुल्क एक एटॉमिक पावर बना. तो ये एक यूनिक केस स्टडी है उन डेवलपिंग मुल्कों के लिए, उन मुल्कों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, कि अगर वो कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ, फोकस के साथ काम करें तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं. तो ये भी पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना भी एक यूनिक या एक्सट्रीम केस स्टडी की एक बेहतरीन मिसाल है. इसी तरह लाइकवाइज Felding 1982 conducted research on the extreme right-wing organization, the National Front. While the National Front was not unique on the British political scene, ये कोई इतनी मशहूर पार्टी नहीं थी दूसरे लफ्ज़ों में, it was extremely prominent at the time of his research and was beginning to become an electoral force.
as such it held an intrinsic interest that made it essentially unique. तो इसी तरह हमारे भी मुल्क के अंदर कुछ केस ऐसे हैं जो यूनिक हो सकते हैं, तो वो उनको हम यूनिक केसेस या एक्सट्रीम केसेस कहते हैं, जैसा कि मैंने पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने की मिसाल दी है, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल। इसी तरह जो तीसरी कैटेगरी है केसेस की, केस स्टडी रिसर्च डिजाइन के अंदर, उसको हम द रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल केस कहते हैं। यानी रिप्रेजेंटेटिव इसको अपन नुमाइंदा कह लें या मिसाली केस कह लें। I prefer to call this as exemplifying case because notions of representativeness and typicality can sometimes lead to confusion. So sometimes it could be exemplifying case, कुछ किताबों के अंदर जो है वो representative या typical case की बजाय exemplifying case जो है वो भी लिखा जाता है। और जिन जो है वो प्रेफर करता है कि exemplifying case is more, यानी जो एज ए एग्जाम्पल साइट किया जा सके, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. While this kind of case, the objective is to capture the circumstances and conditions of a everyday or commonplace situation. in 2009 पेज नंबर 48, उनकी किताब के पेज नंबर 48 से ये कोट इन कोट मैंने इसको साइट किया है. Thus, a case may be chosen because it exemplify a broader category of it. uh, जिस मेंबर से ऑफ इट इज अ मेंबर, जिस कैटेगरी से ये ताल्लुक रखता है, जिस पॉपुलेशन से ये ताल्लुक रखता है केस, उस कैटेगरी को ये एग्जाम्पलीफाई करता है. इसकी एक मिसाल देते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा बेहतर. द नोशन ऑफ एग्जाम्पलीफिकेशन implies that, यानी explains that cases are often chosen not because they are extreme or unusual in some ways, but because either they optimize a broader category of cases or they will provide a suitable context for certain research questions to be answered. यानी वो जो है वो यूनिक केस होते हैं, यानी बड़ी कैटेगरी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एन illustration of this kind of situation is a classic case study, that is the Middleton, precisely because it seems to exemplify American life at that time. When it was written in 1929, it was written, and then again in 1937 it was published. So it was conducted in Indiana in USA, and this was dubbed as Middleton. This case study classically represents the American life at the time of 1920 or 1929 and 1937. That was the time of great uh, repression in America. So that this case study represented the attitude, the behavior, the life style of American people at that era. The second rationale for selecting exemplifying cases is they allow the researcher to examine key social processes. For example, a researcher may seek access to an organization because it is known to have implemented a new technology, and he or she wants to know about the impact of the new technology that has been introduced in any organization. So in this case, an organization could be exemplifying case, or what we call representative case or a typical case. So these examples, the Middleton and also this the example of technology, if an organization introduces, could be treated as exemplifying or representative or a typical case, case study or cases in case study research design. इसको थोड़ा सा हम आगे और लेके चलते हैं जी. द रिसर्चर मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस theories about the rationale between technology and work, and by considerable research literature on the topic, and as a result seeks to examine the implication of some of these theoretical and empirical deliberations in a particular research site. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में दो थीसिस हैं. एक थीसिस है जिसको हम टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि टेक्नोलॉजी डिटर्मिन्स एवरीथिंग एल्स इन द सोसाइटी. एक ये थीसिस है. दूसरा थीसिस है कि इट इज द कल्चर विच डिटर्मिन्स एवरीथिंग एल्स इन द सोसाइटी. तो एक को हम टेक्नोलॉजिकल थीसिस कहते हैं, एक को हम कल्चरल थीसिस कहते हैं. तो ये वाला जो है ये हम कल्चरल थीसिस की बात कर रहे हैं. द केस merely provides an opt or suitable example for working through of these research questions or answering the research question. To take a concrete example, ये देखें, ये रसल और उनके कुलीग की एक स्टडी है. One of the store in Girl Heaven, UK chain of retail, a context that never has been before studied by any researcher, but was
to do with the capacity of the research try to illuminate the links between gender and consumption and commodification of the child in a modern society. तो ये जो गर्ल हेवन स्टोर है यूके में, ये इसलिए यूनिक यानी एग्जाम्पलीफाइंग या रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल केस नहीं है कि पहले किसी ने स्टडी नहीं किया। बहुत से लोगों ने इसको स्टडी किया है और ये बुनियादी तौर पे एक स्टोर था जो 3 से 3 years ओल्ड जो गर्ल्स हैं उनके बारे में था। How they are motivated, how it's a critical, how it's a unique case by them. तो ये सिर्फ इसलिए यूनिक या एग्जाम्पलीफिकेशन या रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल केस नहीं बना कि इसको पहले किसी ने स्टडी नहीं किया, बहुत से लोगों ने स्टडी किया, लेकिन असल वजह इसके यूनिक होने की ये थी कि ये लिंक प्रोवाइड करता था बिटवीन जेंडर कंजम्पशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड इन ए मॉडर्न सोसाइटी, कि किस तरह मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो चाइल्डहुड है वो कमोडिफाई कैसे होता है, जेंडर किस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। और इसी तरह की एक किताब भी है और वो बहुत खूबसूरत किताब है, डिसअपेरेंस ऑफ इनोसेंस। वो बहुत अच्छी किताब है कि टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर किस तरह जो इनोसेंस है, वो जो यंग किड्स हैं उनके अंदर से डिसअपियर हो रही है। तो दैट इज आल्सो वेरी गुड example of exemplification or representation, a representative or representation or a typical case. So then we move to the next case. उनको हम रेविलेटरी केसेस कहते हैं। रेवील से ये है जी, the basis for revelatory case exists when an investigator has an opportunity to observe and analyze a phenomenon previously inaccessible to the scientific investigation. मतलब ये है कि जब कोई रिसर्चर किसी ऐसे फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करे या उसे कोई मौका मिले ऐसे फिनोमेनन को ऑब्जर्व करने का, एनालाइज करने का या इन्वेस्टिगेट करने का, जिसको इससे पहले या उससे पहले कभी भी किसी ने साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट ना किया हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये रेविलेटरी केस है, यानी इंकशाफ हो रहा है इस केस के अंदर। जिन 2009 पेज नंबर 48 एन एग्जाम्पल, इसके अंदर जो एग्जाम्पल साइट करते हैं जिन, वो ये स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम। ये बुनियादी तौर पे दिस इज वन ऑफ द क्लासिक and among the earlier case studies which were written, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। और बुनियादी तौर पे ये बताती है कि उस वक्त की जो इटली था, इटालियन जो स्लम था, स्लम एरियाज थे, उसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर क्या थी। तो ये जब केस स्टडी आई, पब्लिश हुई, लिखी गई और पब्लिश हुई, तो इसने रिवील किया। तो दैट्स वाई इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको हम रेविलेटरी केसेस कहते हैं, कि जो नई चीज़ों का, नई स्ट्रक्चर्स का, नए पैटर्न्स का, नए सोशल स्ट्रक्चर्स का इंकशाफ करते हैं। इसी तरह ये वाली जो रिसर्च है जो 1967 के अंदर पब्लिश हुई, दैट वाज ऑन अनएम्प्लॉयड ब्लैक्स, के जो अनएम्प्लॉयड ब्लैक माइनॉरिटी है या डेफिनेटली माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी वाइट कंट्रीज के अंदर है, उनके लाइफ पैटर्न्स क्या होते हैं, स्पेशली वो लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती। तो ये भी जब इस तरह की स्टडी होती है तो वो बहुत सारी नई चीज़ों का इंकशाफ करती है। तो इस तरह के केसेस जो हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन के लेंस से गुजरते हैं, उनको हम रेवलेटरी केसेस कहते हैं। एंड देन वी मूव टू द लास्ट एंड final case in case study research design, and we call that the longitudinal case. And this is very important. In 2014 and 9 दोनों किताबें तो मैंने एक ही रेफरेंस में लिख दी हैं। Suggest that a case may be chosen because it affords the opportunity to be investigated at two or more junctures. तो आपको पता है longitudinal research कहते ही ऐसी रिसर्च को है जिसमें हम डेटा एट लीस्ट दो टाइम पे लेते हैं, यानी मोर देन वन टाइम लेते हैं। एटलीस्ट यानी दो टाइम्स डाटा कलेक्ट करते हैं, वो 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी, मोर देन 4 टाइम भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट मोर देन वन टाइम होना चाहिए। अगर तो डाटा वन टाइम होगा तो वो क्रॉस सेक्शनल होगा डाटा कलेक्शन। इसलिए दैट्स वाई हम लॉन्गिट्यूडनल केस तब कहेंगे जब एटलीस्ट जो है वो मोर जंक्शंस के ऊपर हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। However, many case studies comprise a longitudinal element, so that it is more likely that a case will be chosen both because it is appropriate to the research question, one on one of the other foregrounds, and also because it can be studied over periods. एक तो ये है कि जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग हो, अप्रोप्रिएट हो, जिसको हमने आंसर करना है, एंड अदर फोरग्राउंड्स,
इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम उसको लॉन्गिट्यूडनली ट्रैक कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी हम लॉन्गिट्यूडनली किसी चीज़ को ट्रैक करते हैं तो एक्चुअली हम अमाउंट ऑफ जो चेंज आती है, चाहे वो एटीट्यूड के अंदर हो, चाहे वो बिहेवियर के अंदर हो, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन के अंदर हो, कोई भी चीज़ हो उसको हम मैयर करते हैं, उसको हम ट्रैक करते हैं। तो जब भी किसी केस को हम ओवर द पीरियड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड जो है वो ट्रैक करते हैं तो ऐसे केस को हम longitudinal case कहते हैं। एंड देन दीज आर द रेफरेंसेस। जिन 2014 ये फिफ्थ एडिशन है। ये पहला जो है वो 1989 में पब्लिश हुआ था, अब ये फिफ्थ एडिशन में है। देन जिन 2009 केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स, ये केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स है। सो देन ये स्टेक है जी, द आर्ट ऑफ केस स्टडी रिसर्च सेज। एंड देन जिन लेटेस्ट जो है वो सिक्स एडिशन जो है, ये जो 2014 था उसका सिक्स एडिशन जो है वो 2018 में आ सकता है, केस स्टडी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस डिज़ाइन एंड मेथड्स। उम्मीद है आपको आज की इस गुफ्तगू के नतीजे में केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जो केसेस हैं और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, जैसे रेगुलेटरी है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल केसेस हैं, जैसे एक्सट्रीम या यूनिक केसेस हैं, एंड द अदर केसेस हैं, उनके बारे में आपकी जानकारी होगी। आप आज के लेक्चर के नतीजे में उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट, कोई एम्बिग्युइटी, कोई आपके को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। इस तरह हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और इसके नतीजे में हम एक ऐसे मुआशरे की तश्कील कर सकते हैं जिसके अंदर हम एक दूसरे से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं एंड एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं। कीप वॉचिंग